मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ। मान लो हम इस सोसाइटी को, कंट्री को या स्टेट को एक ह्यूमन बॉडी मान लें, जो हमारी बॉडी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से काम चलता है ह्यूमन बॉडी का? माइंड से। यानी ऑर्डर बॉडी को कहाँ से दिया जाता है? माइंड से दिया जाता है। और माइंड की जगह बैठा कौन है? स्टेट में। स्टेट में आपकी जगह बैठा है वो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं वो, और जो पॉलिसी क्रिएटर हैं वो बैठे हैं आपकी, यानी एग्जीक्यूटिव बैठी है और आपकी लेजिस्लेशन बैठी है। अब वहाँ से जो ऑर्डर बनेंगे, जो पॉलिसी बनेंगे, वो बाकी के बॉडी पार्ट्स के पास कैसे जाएंगे? किसके थ्रू जाएंगे? वो जाएंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। यानी आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बॉडी का, वो किससे मिलके बनता है? माइंड प्लस स्पाइनल कॉर्ड। समझा दिया आपने। जी बिल्कुल, आप समझना चीज़ों को कैसे कोरिलेट होती हैं। यानी माइंड से चीज़ें चली, आपकी पॉलिसी ऊपर से चली। यदि आपकी बॉडी को नीचे काम करना है फील्ड में, तो माइंड से चलेंगी और आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए नीचे हाथ पैरों तक आपके सिग्नल जाएंगे। यानी किसी भी गवर्नमेंट में यदि कोई पॉलिसी लागू होगी, कहीं से चलेगी, तो वो किसके थ्रू होकर जाएगी? वो स्पाइनल कॉर्ड होकर थ्रू जाएगी। और स्पाइनल कॉर्ड का काम कौन करता है? पॉलिसी ऊपर से चली, ऑर्डर आ गया, उसको स्पाइनल कॉर्ड है कौन एक्चुअल में? यदि हम प्रैक्टिकल देखें तो वो स्पाइनल कॉर्ड आपका क्लैरिकल वर्ग है। कैसे है वो समझते हैं। मान लो ऊपर से गवर्नमेंट ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर पास किया कि एक दक्ष पोर्टल है या अवसर पोर्टल है, या अभी जो एजुकेशन और हेल्थ की बात चली है, आपने एजुकेशन में अवसर पोर्टल लागू कर दिया, ई दिशा आ गई या दीक्षा आ गई, और आपका हेल्थ में आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, आपने रखा, आपने ऊपर से पॉलिसी बनाई माइंड से। आपका एक्चुअल जो फील्ड है वहाँ काम करेगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड यानी आपने अवसर ऐप बनाई, तो उस पर काम कौन करेगा? उस पर डाटा कौन फीड करेगा? आपने कभी सोचा? एक क्लर्क करेगा। यानी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का काम है वो कौन करता है? एक क्लर्क करता है। अब ये मान लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ गई आपके। मान लो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी फॉल्ट आया, आपका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी, अब ये एक स्ट्राइक, एक एक्सीडेंट है। यदि आपके स्पाइनल कॉर्ड में फॉल्ट आया तो आपका सारा बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। यदि आपके क्लर्क, आपका क्लैरिकल वर्ग जो है वो स्ट्राइक पे बैठा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुछ फॉल्ट आई, तो आपकी पूरी बॉडी, यानी जो आपका तंत्र है, जो आपका स्टेट है, जो सोसाइटी है, वो पूरा काम करना बंद कर देगी। यानी आपका पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। आपकी कोई भी पॉलिसी आप जो ऊपर से लागू करते वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब ये हुआ, यदि स्ट्राइक पर क्लर्क बैठे रहे तो आपकी सारी पॉलिसी पैरालिसिस फॉर्म में आ जाएंगी। आपकी गवर्नमेंट 1% भी आगे नहीं चल पाएगी। आप जो कहते हैं ना कि इन साथियों ने किया क्या है डायरी डिस्पैच के अलग, अब हम थोड़ा सा इसका आंकलन करते हैं कि इंडिया, हम देखें इंडिया को कि इंडिया डिजिटल वर्ल्ड में आज के टाइम पे एक लीडर बन के उभरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं कोई इसे नकार सकता है। और लगभग हरियाणा इसमें पहले नंबर पर है डिजिटल बनाने में, कि हरियाणा पहले नंबर पर डिजिटल ही है। आपने सोचा कभी, आपने पोर्टल बनाते समय, पॉलिसी लागू करते समय, जैसे आपने तो सिर्फ बोल दिया कि डिजी लॉकर हम लेके आएंगे, आपने सोचा डिजी लॉकर पर काम कौन करेगा? उसे डाटा फीड कौन करके देगा? ऑपरेट कौन करेगा? कभी सोचा? नहीं। कौन करेगा? एक बाबूजी करेगा, क्लर्क करेगा। यानी आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड का काम कौन करता है? आप तो सिर्फ पॉलिसी बोलते हो कि ये पॉलिसी है, यहाँ से तो सिर्फ ऑर्डर आता है, सिर्फ एक ऑर्डर, और यहाँ से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए पूरे पार्ट्स को काम करता है। यानी उसको अटैच करने का काम कौन करता है? आपका क्लरिकल वर्क करता है। और आप चाहते क्या उससे? कि वो सिर्फ 19,900 पे काम करता रहे। क्यों? अब अगर जैसे जैसे हमारे पे कमीशन आते गए, 1957 आया, 57 के बाद 69 आया, 69 से आप उसको 79 में लेके आए, फिर 86 में, 2006, 96 और 2016। जैसे जैसे 86 के बाद हम देखते हैं जो हमारे 5 साथी थे, 4 साथी थे हमारे साथ, जेई थे, वो आपके डिप्टी रेंजर थे, MPSW थे, JBT थे, वो सब हमारे पैरेलल चले हुए थे। लेकिन 86 के बाद जब हम ग्रेडेशन देखते हैं कि अपग्रेड कौन हुआ, आपको क्लर्क को तो बढ़ाया आपने इतना, वो पहुंच गया इतना। ऐसा क्यों हुआ है? क्या हमारा कोई कार्य नहीं बढ़ा है? क्या हमारा कोई वर्क एनालिसिस किया गया है? आपने रिव्यू किया हमारे कामों को कि बढ़ा है कि नहीं? आप जैसे 86 के बाद देखते हैं 91 में LPG रिफॉर्म्स आए, यानी कि LPG का सब समझते हैं, सब समझ जाएंगे। LPG रिफॉर्म आए, उसके बाद डिजिटाइजेशन यानी डिजिटलाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ है। और तब से, यानी 86 के बाद से 91 जब LPG रिफॉर्म्स आए, उसके बाद से तो काम क्लर्कों का इतने हाई लेवल पे बढ़ा है, आप अज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद उसके आपने कभी उसको पे तो नहीं शो किया, रिफ्लेक्ट किया हो कि उसकी पे में बढ़ा हो, कोई रिफ्लेक्शन आई हो जिसमें उसे लगे कि आप काम तो करते हैं, उसके एवज में आपको वेतन भी मिलता है। आपने ग्लोबलाइजेशन लेवल पे सारा डाटा फीड किया, आप आज देखते हैं कि आउटसोर्सिंग का काम चलता है, आउटसोर्सिंग करवाते हैं हम।
हमारे साथ ही आउटसोर्सिंग का काम करवाते हैं या हम किसी का पॉलिसी डाटा फीड करते हैं, तो वो कौन करता है आपका आउटसोर्सिंग का काम? भी एक क्लर्क करता है। आप एक मान लो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा कोरिलेट कर देता हूँ मैं चीज़ों को। सरकार हमसे HRMS का काम करवाती है सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आप एक बड़ी सी कंपनी ले लें, इन्फोसिस ले लें या कोई भी ले लें, उसमें एक HR की पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, कोई भी कंपनी यदि सफल होना चाहती है, सक्सेसफुल बड़े लेवल पर जाना चाहती है, तो वो क्या चाहेगी कि जो उसका ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको इस तरह से मैनेज किया जाए कि वो आउटपुट सबसे ज़्यादा दे। और उसके लिए हायर किसको करती है कोई भी कंपनी? हायर करती है एक MBA होल्डर को, यानी जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर उसने क्या कर रखी हो, इंटरनेशनल MBA कर रखी हो। और उसको हायर करने के लिए आप उसे पे कितने देते हैं? लगभग 15 से 20 लाख का पैकेज होता है सर। और आप HRMS का काम किससे अपने सरकारी तंत्र में करवाते हैं? यदि कोई RTI लगा के पूछे, जैसे एजुकेशन में पूछा गया है कि आपके HRMS का काम करता कौन है, तो जवाब आता है एक बाबूजी करता है, एक क्लर्क करता है। यानी आप एक MBA का काम किससे करवाते हैं? एक +2 पास 60% या ग्रेजुएशन पास क्लर्क से। और कितने में करवाते हैं सर? 19,900 में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम डायरी डिस्पैच का काम करते हैं? उस मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS एक सिस्टम है। यदि आज हम डिजिटल वर्ल्ड में लीडर बनना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। पहले ह्यूमन रिसोर्स आया, फिर आया उसके बाद इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो सबसे बड़ा लिक्विड डेटा आज के टाइम में, जो लिक्विड करेंसी भी कहते हैं, उससे वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन है, उसको मैनेज कौन करेगा? आपकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं कौन करेगा? RTI के थ्रू पता चला, ये कौन करेगा? क्लर्क करेगा। और किस पे करेगा सर? वो 19,900 पे। यानी आप एक MBA, इंटरनेशनल MBA का काम किस पे करवाएंगे? 19,900 पे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MSc B.Ed हूँ सर। राय सुधा समझा दिया भाई, मुख्यमंत्री साहब इन्हें सलाहकारी में रख लो कुछ। अब आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा और करते हैं कि अब 31 जुलाई को ITR फाइल करने की लास्ट डेट है और 31 मार्च तक हमने सबका टैक्स काटा है, सैलरी स्टेटमेंट बनाई है। तो सैलरी स्टेटमेंट बनाते टाइम हमने काम किसका किया सर? एक अकाउंटेंट का काम। और किस पे? 19,900 पे। अब आप हमसे क्या बोलते हैं कि आप ITR फाइल कीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न। यानी आप ITR फाइल करवाते हैं, आप किससे करवाते हैं? एक CA से। बिल्कुल करवाते हैं ना, एक CA से। लेकिन एक सरकारी सिस्टम में ITR कौन फाइल करेगा? एक बाबूजी। काम किसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट का, CA का। और सैलरी कितनी? मिनिमम 15 से 20 लाख एनुअल। और आप किससे करवा रहे हैं? 19,900। और आप कहते हैं कि क्या है वो? +2 पास। काम लिया आपने CA का, MBA का। अब एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। एक RTI आ जाए कोई भी 1975 के सन में, मान लो एक RTI आ गई या 2000 की आ गई। 2000 में ये बताइए कि आपके पास JBT टीचर कितने थे, उनकी क्या पोस्ट थी, क्या उनका डाटा था, उनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। हमारे पास एक RTI आई सर, हमने उसका डाटा खंगाला, 2000 के रजिस्टर निकाले पहले तो अच्छी तरह से, उनकी धूल साफ़ की, सब कुछ देखा। हमने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया कि इस कैटेगरी से ये सर थे, ये थे। तो जब हमने डाटा पुट करना स्टार्ट किया तो एक बार थोड़ा सा RTI एक्ट पर ध्यान मारा हमने, जो 2005 में आया था। तो उसके RTI एक्ट को पढ़ते टाइम एक सामने आया कि आपके पास सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज J है। वो क्या कहता है कि आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर सकते। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन माने क्या? हमें RTI एक्ट 2005 पढ़ना पड़ा। उसके बाद हमें क्या उससे रिलेटेड कोई जुडिशरी की गाइडलाइंस है? हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना पड़ा कि किसको आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहेंगे। तो वो हमने पढ़ा और उसको कहा कि हम सर पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है हम वो प्रोवाइड करवा देंगे। और वो हमने प्रोवाइड करवा दी। यानी आप एक क्लर्क से क्या काम लेते हैं? एक वकील, यानी एक RTI स्पेशलिस्ट का काम भी लेते हैं। और किस सैलरी पे लेना चाहते हैं आप एक वकील का काम क्लर्क से? 19,900 से। और विडंबना की बात देखिए कि सरकार FD का बाकायदा लेटर निकाल के ये कहती है कि ये तो डायरी डिस्पैच करते हैं। शर्म आती है बोलते होगे डायरी डिस्पैच करते हैं। आप सोच के देखिए, आप अगर हम सोशल सोसाइटी में देखें, डेल कार्नेगी साहब कहते हैं कि यदि आप किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा ज़रूरी है। यदि आप अपने एम्प्लॉय से काम लेना चाहते हैं तो कम से कम उनकी वेतनमान ना दीजिए, इतनी बेइज्जती तो मत कीजिए, प्रशंसा तो कीजिए कि आप इतना काम करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। सर आप तो एक FD का लेटर निकाल के ये बोलते हैं कि डायरी डिस्पैच करते हैं। फिर आपका बाकी का काम HRMS का, RTI का, MIS का, आपका ITR का, सैलरी स्टेटमेंट का, और जो आपके अवसर, दीक्षा, दक्ष और ये जो युद्ध मुक्ति और ऐसे ऐसे E-पोर्टल आते हैं, उसको कौन डील करता है? कभी आँख खोल के देखा आपने? ये तो वो बात हो गई कि आपको हमें बिल्कुल रोशनी में दिया दिखाना पड़ेगा।
क्या सरकार आंखें बंद करके बैठ चुकी है? जो ये सारे काम आपके सिस्टम में चल रहे हैं, आपकी पूरी जो भी तंत्र है उसमें चल रहा है, कभी आपने सूद ली है ऊपर से नीचे तक की कि वो ग्राउंड लेवल पे कोई भी बात कैसे जाती है? वो ग्राउंड लेवल पर तो उस स्पाइनल कोड के थ्रू जाती है, और उस स्पाइनल कोड पे कौन बैठा है? उसको प्रोसेस करने वाला एक क्लर्क। और आप देते क्या उसे? 19,900। आप एक सीए का काम लेना चाहते हैं, एक आरटीआई स्पेशलिस्ट का काम लेना चाहते हैं, एडवोकेट का, एक इंटरनेशनल एमबीए होल्डर का काम हमसे लेना चाहते हैं, और किस में लेना चाहते हैं? 19,900 में। बस यार रुलाओगे क्या? सर हम तो डेली रोते हैं, इसीलिए अपनी अंतरात्मा को मार के अब बैठ चुके हैं, क्योंकि 1957 से होते वाले जो अन्याय चल रहा था उसको देखते हुए हम बहुत तंग आ चुके हैं। सोचा कि अब सरकार सोच ले, अब सरकार सोच ले, अब सरकार सोच ले। लेकिन मैं यहाँ फिर एक चीज़ कहूँगा आपको, सरकार सोचती क्यों नहीं? यदि हम एक साइंस का लॉ देखें कि साइंस का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है या फिर गैलीलियो का नियम है, वो क्या कहता है? कोट करता हूँ मैं उसे, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कोई भी यदि वस्तु है, कोई बॉडी है, वो किसी बाह्य बल के बिना अपनी पोजीशन, या तो उसकी वो रेस्ट की हो या फिर वो मोशन की हो, उसे पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। यानी यदि हम इसको देसी भाषा में ऐसे भी कहते हैं कि बिना रोए माँ दूध नहीं पियांदी, तो यूं ही अंग्रेजों ने क्या किया? कोट करके गैलीलियो का नियम बना दिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना दिया। यदि हम चाहते हैं कि हमारी 19,900 से 35,400 हो, तो हमें उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सर। बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए ना तो जो सरकार एक बॉडी है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन चेंज करेगी, ना वो अपनी मोशन की पोजीशन चेंज करेगी। यानी जो हमारे धरने हैं, जो स्ट्राइक लगी हुई है, ये हम एक एक्सटर्नल फोर्स का काम करवाना चाहते हैं कि ये इतना एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर एग्जर्ट करें, जो भी उसकी पोटेंशियल है, जितना हमें चाहिए वो इतना हम उस पर फोर्स लगाएं कि वो अपनी रेस्ट की पोजीशन बदल ले, और हम इस रेस्ट की पोजीशन जो आप 19,900 पे बैठे हैं, इस रेस्ट की पोजीशन को 35,400 पे लेके जाएं, और ये एक्सटर्नल फोर्स हम अपने धरने या स्ट्राइक के थ्रू लगा रहे हैं। और उम्मीद कमाल कर दिया भाई साहब, पूरी साइंस सब कुछ